गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं संचार और उसके माध्यमों का। जो हमने पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन किया हुआ है, एक बार फिर हम इसका रिवीजन करना चाहेंगे, संचार और उसके माध्यमों का। बच्चों, संचार और उसके माध्यम हमने कक्षा 11वीं में उनका अध्ययन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार की। संचार का अर्थ क्या है? संचार किससे बना हुआ है? संचार बना हुआ है चर धातु से, और चर का अर्थ होता है चलना, या इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो बच्चों, संचार का अर्थ हो गया कि जब हमारी सूचना, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी भावना हम चाहे लिखित माध्यम से, चाहे मौखिक माध्यम से, चाहे किसी ऑडियो विजुअल मीन्स के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाएं, उसका आदान प्रदान करें, वही क्या होता है बच्चों? वही संचार कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संचार। अब बच्चों, क्वेश्चन उठता है कि संचार तो है, ये संचार का मतलब हुआ एक सूचना का दूसरी जगह तक पहुंचना। सूचना पहुंचती किसके माध्यम से है? तो उसके लिए हमारे सामने अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने कि वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम संचार के माध्यम कहते हैं। जैसे समाचार पत्र हो गया, फिल्म हो गई, टेलीफोन हो गया, रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, या फिर हरकारें हैं, मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, आदि सब क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सब संचार के साधन कहलाते हैं। अब हम बात करें संचार की ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। हालांकि इसके बारे में हमने अध्ययन पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि संचार की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आवश्यक है किसी संचारक का होना। संचारक अर्थात स्रोत, सोर्स, जो किसी मैसेज को पहुंचाना चाहता है, उसका होना अति आवश्यक। इसके बाद उसके पास संदेश का होना आवश्यक है। दूसरी बात है कि वो उस संदेश को कूटीकृत करे, कूटीकृत मतलब उसको किसी चिन्हों में डाले। इसके बाद है संदेश का कूटवाचन करे दूसरा व्यक्ति। इसके बाद उसको प्राप्त करे, और प्राप्त करने के बाद उसके प्रति फीडबैक दे। हम पूरी प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से समझें यदि हम, तो है यहाँ है हमारे पास सोर्स, अर्थात ये है संचारक। यहाँ से संदेश निकला और ये माध्यम के सहारे ये कहाँ तक पहुँच गया है? प्राप्तकर्ता तक। लेकिन प्राप्तकर्ता तक पहुँचने से पहले संदेश संचारक ने क्या किया? इसकी कोडिंग की है, और इसके बाद प्राप्तकर्ता ने इसको डिकोड किया है। अब डिकोड करने के बाद में जो वो फीडबैक दे रहा है उसे हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। इन सब के बीच में कई बार संचार और माध्यम के बीच में कई बार क्या, संचार और प्राप्तकर्ता के बीच में कई बार शोर आ जाता है। हम शोर के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो संचारक सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्योंकि संचारक क्या करता है? संचारक काम कर रहा है हमारे पास संदेश को बनाने का। तो यदि जो संचारक है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको कोडिंग करना आना चाहिए, और दूसरी बात है कोडिंग क्लियर होनी चाहिए, और उस कोडिंग का वही अर्थ वो रिसीवर समझना चाहिए जिसको वो कोडिंग करने वाला कोड कर रहा है। अब इसके लिए हम कोडिंग कई प्रकार से की जाती है। जैसे हम हमारे संदेश को, अब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं भी एक तरह से संदेश संचारक को जो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। माध्यम है, जनसंचार माध्यम है उसका। तो मैंने अपने शब्दों को लिपि के अंदर, स्क्रिप्ट अंदर बांधा है, कोडिंग कर रहा हूँ। इसको मैं हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत अपने मुँह से बोल करके कोड कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये होगी। इसके बाद मैं हूँ संचारक, और मेरे संचार कैसा होना चाहिए? संचार स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो मैसेज है उसको संकेतों, शब्दों या ध्वनि चित्रों का मैं बांधना, और उसको उस तरह बांधना जिसको प्राप्तकर्ता आसानी से समझ सके, उसे हम कहते हैं कोडिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में कूटीकरण। और कूटीकरण के लिए आवश्यक है कि संचारक जो कहना चाहता है, रिसीवर उसको उसी रूप में ग्रहण करना आना चाहिए, अर्थात दोनों की कोडिंग और डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है कूटवाचन। वही बात है कि जो कूटीकरण किया, अब इसको रिसीवर क्या करेगा? इसको डिकोड करेगा। डिकोडिंग को ही हम कूटवाचन कहते हैं। अब ये डिकोडिंग के लिए वही आवश्यक है कि जो
संचारक ने जो कोड दिया है उसको रिसीवर भी उसी तरह समझना चाहिए जैसे उसको संचारक ने कोड किया है। जैसे इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी वही कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। मैं देवनागरी बोल रहा हूँ तो देवनागरी आपको आनी चाहिए या फिर उसको, तभी मेरा संदेश सफल है। अगर मैं कोई चाइनीज़ बोलने लग जाऊँ तो क्या पता मुझे आती है लेकिन आपको नहीं आती तो वो कोडिंग और डिकोडिंग सही नहीं हुई। इसके बाद है महत्वपूर्ण चीज़ है ये फीडबैक। फीडबैक मतलब है कूटीकृत संदेश को प्राप्तकर्ता रिसीव करने के बाद एक अपनी फीडबैक देता है, अपना रिएक्शन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फीडबैक कहते हैं। और ये बहुत आवश्यक होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और वो अच्छी तरह से पहुंच गया है। इस बीच में रिसीवर तक पहुंचने में शोर से संदेश को एक शोर उत्पन्न होता है कई बार। जो शोर है, अभी ये शोर क्या होता है, शोर को इंग्लिश में नॉइज बोलते हैं। तो यहाँ है संचार प्रक्रिया में जब किसी प्रकार की बाधा आ जाए, उसको पहुँचाने में या पहुँचने में बाधा आ जाए तो उसे शोर या नॉइज कहते हैं। यह जो बाधा है, ये बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता, उसका मेंटल लेवल क्लियर नहीं है, या फिर उसकी अनिच्छा है, उसको मैसेज नहीं देना है, या फिर वो ठीक से कूटीकृत नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं भेज रहा हूँ नेट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो, या फिर कोई मैं बोल रहा हूँ और आसपास कोई शोर कर रहा है तो उससे हो सकती है, तो या फिर आप रिसीव कर रहे हो वहाँ पे कोई शोर हो सकता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। अब बच्चों बात आती है कि संचार के प्रकार कौन से होते हैं। संचार बेसिकली दो प्रकार का होता है, मौखिक और अमौखिक। मौखिक के अंतर्गत बहु संचार आ जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक संचार है, समूह संचार है, कोई नेता किसी रैली को संबोधित कर समूह से, वो भी मौखिक संचार है। अमौखिक के अंदर जैसे हम मुँह से नहीं बोलें, लिख करके बता दें या फिर संकेतों से बता दें, वो क्या है, अमौखिक संचार है। इसके अलावा अब इन्हीं के अंतर्गत और भी रूप आ जाते हैं इसमें, जैसे कि अंतः व्यक्ति संचार है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्ति संचार है, इंटरपर्सनल, समूह संचार है, ग्रुप कम्युनिकेशन, और इसके बाद है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मौखिक संचार, अर्थात मुख द्वारा, मुख नहीं, ये गलती से लिखा गया है, ये है इसमें मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे हम मैसेज दे रहे हैं, वॉइस मैसेज दे रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब मौखिक संचार है। अमौखिक संचार क्या होता है, अमौखिक मतलब है मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी संचार के साधन मौखिक संचार कहलाते हैं। जैसे सांकेतिक संचार हुआ, लिखित हो गया, चित्र या फिल्म हो गया, ये सब अमौखिक संचार है। अब क्वेश्चन उठता है सांकेतिक संचार क्या होता है, कि यह संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, गुस्सा आ रही है मुट्ठी कस रहे हैं हम, सिग्नल दे रहे हैं, कोई लाल बत्ती दे रहे हैं, हरी बत्ती दे रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं, ये सब क्या है, ये सब है सांकेतिक संचार। इसमें मनुष्य अपने अंगों या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। पहले के युग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब राजा महाराजा अपनी हार स्वीकार करने के लिए झंडा लहराया करते थे, या फिर आपने मूवी में देखा था कि लोग जीत प्राप्त करने के बाद स्मोक हवा में छोड़ते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन उठता है अंतः वैयक्तिक संचार क्या होता है। अंतः मतलब विदिन द पर्सन। अंतः व्यक्ति संचार का मतलब है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। अधिकतर क्या करते हैं, मनुष्य अकेला होने पर अपने आप से बातचीत करता है, खुद ही गाना गाता रहता है, वह अपनी भाषा में अपनी यादों के सहारे स्वयं को व्यक्त करता है, उसे हम अंतः व्यक्तिक संचार कहते हैं। जैसे बाथरूम में अपने आप गुनगुनाना, डायरी, बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, सब क्या है, ये सब अंतः व्यक्तिक संचार है। बच्चों हम बात करें अंतर्व्यक्तिक, अंतर मतलब इंटरपर्सनल, पहला था इंट्रापर्सनल विदिन द पर्सन, अब है इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्तियों के, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के मध्य जब ये वार्तालाप होता है, दो मित्रों की बातचीत है, पिता पुत्र की है, माँ बेटी की है, या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत है, इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी अंतर्व्यक्तिक संचार है, दो व्यक्तियों के बीच में।
बच्चों हम बात करें अब हम समूह संचार की, ग्रुप कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है, तो या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गया, जीडी हो गई, ठीक है, नेता की रैली हो गई, तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। समूह संचार का दायरा भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लाखों तक जाता है, या फिर हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी कई बार डिस्कशन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में पढ़ाना है या पढ़ना है, संस्था की बैठक हो, किसी की भाषण हो गया, चर्चा हो गई। और इस समूह संचार का मुख्य उद्देश्य होता है सामूहिक संदेश देना, ग्रुप मैसेज डिलीवर करना। इसमें कोई एक व्यक्ति बात करता है तो सबके लिए करता है। जैसे अभी हमारे कोविड-19 के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री अन्य हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। क्या है सब? ये समूह संचार, लेकिन इसका मीडियम टेक्निकल है, जनसंचार के माध्यम से बात कर रहे हैं वो। अब हम बात करें जनसंचार की। जनसंचार आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब व्यक्ति आमने सामने ना बैठकर, जैसे बताया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति आमने सामने ना बैठकर संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर टेक्निकल मीडियम के द्वारा, मैकेनिकल मीडियम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना चाहता है, तो उसे जनसंचार कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। और इसके माध्यम होते हैं अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा, आजकल व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, जूम ऐप हो गई, लाइफ साइज ऐप हो गई। इसके अलावा भी और भी कई सारी जो ऐप्स हैं उनका भी प्रयोग करता है। अब बताओ इसकी विशेषताएं क्या होती है जनसंचार की? देखो, संचार की जो विशेषताएं थोड़ी सी अलग जाती हैं। संचार में हमको फीडबैक तुरंत मिल जाता है और जनसंचार में हमको फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। क्यों? संचार हम आमने सामने बात कर रहे हैं, जबकि जनसंचार में पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो फीडबैक मिले नहीं मिले, कई बार फीडबैक बनाने का काम ये न्यूज़ चैनल्स करते हैं। इसके बाद इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, पर्सनल नहीं होती। इसमें पर्सनल बात नहीं होती बल्कि सभी के लिए बात होती है। इसके अलावा संचारक और प्राप्तकर्ता, सोर्स और रिसीवर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसके बाद है इसमें, अगर हम देखें इसके बाद, जनसंचार के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं करता, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि टीवी टुडे इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी न्यूज़, इस प्रकार के कोई संगठन होता है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। अखबार का हो गया, समाचार पत्र का, जैसे कि दैनिक भास्कर है या फिर दैनिक नवज्योति है, जो भी इन सबके क्या है, संगठन है इनके। इसके बाद इसमें ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर काम करते हैं, संपादक, सहायक संपादक, संवाददाता, ठीक है, जो ये सब क्या है, ये द्वारपाल हैं, मतलब गेट कीपर है, चेक करते हैं कि हम जो संदेश भेज रहे हैं वो सही है या नहीं। अब आता है इसके मुख्य काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जनसंचार का मुख्य काम है सूचना देना। ये संचार का भी है और जनसंचार का भी है। शिक्षित करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों का मनोरंजन करना, इस सबसे। और इसके बाद है निगरानी करना। निगरानी किस पे करेगा? सरकार के कार्यों पर। सरकार जब पब्लिक के विरुद्ध कार्य करती है तो ये जनसंचार के माध्यम से जनमत तैयार किया जाता है और लोगों की प्रतिक्रिया उनके सामने पेश की जाती है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा कि गवर्नमेंट ने सीए लागू किया था, तो लोगों ने शाहीन बाग पे कितना बड़ा धरना दिया था। ये सब क्या है? ये सब निगरानी करने वाले काम है और उसे मीडिया ने खूब अच्छे से दिखाया था। इसके बाद है एजेंडा तय करना, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे पब्लिक की ओपिनियन तैयार करना, उसके लिए सरकार तक बात पहुंचाना। इसके बाद है विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाना, कि जब हम सरकार से हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं तो किसी जनसंचार के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को पब्लिक तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, अब आपने ये पूरी जो वीडियो है आप इसको देखिए, समझ लिए, और कोई अगर डाउट है तो मेरे से आप पूछने का प्रयास कीजिए।